जीव जगत पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें सभी जीव नर और मादा के जोड़ों के रूप में नजर आते हैं। प्रजनन के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी लगता है, जिनके बीच सेक्स होता है और उससे अगली पीढ़ी पैदा होती है। प्राचीन समय के लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया और इसे एक ईश्वरीय विधान यानी गॉड द्वारा बनाए गए एक सिस्टम की तरह देखा। कुरान की सूरा यासीन की आयत नंबर 36 कहती है कि अल्लाह ने सभी के जोड़े पैदा किए। अन्य सभ्यताओं ने भी नर और मादा को सृजन की शक्तियों के रूप में देखा। चाइनीज सभ्यता में जहां यिन यांग का वर्णन मिलता है तो भारतीय सभ्यता में शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति का, इन दोनों को ही सृजन की शक्तियों के रूप में देखा जाता है, जो कि एक दूसरे की पूरक हैं। प्राचीन लोग अपनी सीमित दृष्टि और ज्ञान से जो समझ सके वो यही था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति में नर और मादा दोनों की भूमिका है, और शायद इसी से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हो न हो इस सृष्टि की उत्पत्ति में भी नर और मादा जैसी दो शक्तियों की भूमिका हो सकती है। लेकिन आज हम जानते हैं कि उनका ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि जीव जगत में तमाम ऐसे जीव हैं जिन पर यह लागू नहीं होता, यानी उनमें नर और मादा जैसे जोड़े नहीं होते और बहुत सारे जीवों के बीच सेक्स भी नहीं होता, या जैसा कि हम इसे समझते हैं वैसा नहीं होता। जीवन के इतिहास का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि नर और मादा जैसे जोड़े जीवन के इतिहास में एक लंबे अरसे के बाद अस्तित्व में आए, और इनके बीच होने वाला जो सेक्स का प्रोसेस है वो तो जीवन के इतिहास में काफी बाद में जाकर विकसित हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि आखिर जीवों को नर और मादा के जोड़ों में विकसित होने की जरूरत क्यों पड़ी? जब जीवन बिना इसके भी अच्छे से फल फूल रहा था तो आखिर क्या जरूरत थी इस जटिल प्रोसेस के विकसित होने की? और यदि चलिए किसी वजह से ये जटिल प्रोसेस विकसित हुआ भी तो आखिर ये हुआ कैसे? आखिर नर और मादा के जोड़े किस तरह वजूद में आए, और पहले नर आया या मादा, और उनके बीच सेक्स की शुरुआत कैसे हुई? यही सब पता करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अर्पित द्विवेदी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या जरूरत थी जीवों को नर और मादा जैसे जोड़ों में डिवाइड होने की। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताती है कि अगर जीवों में कोई नया ट्रेट विकसित होता है तो उसका कोई ना कोई सर्वाइवल बेनिफिट जरूर होता है। जेनेटिक्स में हुई मॉडर्न स्टडीज हमें बताती हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीव प्रजातियों को बचे रहने में मदद करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से जेनेटिक वेरिएशंस को पैदा कर सकता है। ज्यादा वेरिएशंस यानी ज्यादा संभावना किसी ऐसे ट्रेट यानी गुण के विकसित होने की जो कि किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मददगार साबित हो सके। इसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और फायदे भी हैं, जैसे इस प्रोसेस में दो बेनिफिशियल म्यूटेशंस को कंबाइंड होकर एक ही इंडिविजुअल में आने का मौका मिलता है। अगर किसी प्रजाति में नर और मादा दो अलग अलग लाभदायक गुणों को अपने जीन में कैरी कर रहे हैं तो उनकी संतान में दोनों बेनिफिशियल म्यूटेशंस के आने की संभावना बनी रहती है। इस तरह सेक्स ज्यादा फिट इंडिविजुअल्स को पैदा करने में हेल्प करता है। साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए जीव के पास जीन्स का डबल सेट होता है, तो ऐसे में रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए के किसी पार्ट के डैमेज होने पर भी उसे दूसरे जीन से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केवल फायदे ही नहीं हैं, बल्कि कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आधी पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करती ही नहीं है, वो सिर्फ जीन शेयर करती है। मैं यहां मेल्स की बात कर रहा हूं। ये नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिसोर्सेज तो कंज्यूम करती है लेकिन संतान पैदा नहीं करती। संतान पैदा करने की जिम्मेदारी आधी पॉपुलेशन यानी फीमेल्स की है। फिर इसमें भी मेटिंग यानी योग्य साथी की तलाश एक टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जीव बिना इस झंझट में पड़े सीधे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन अगर कोई कॉस्ट पे कर सकता है तो इसके तमाम फायदे भी हैं, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ओके, ये तो बात हुई नफा और नुकसान की। अब बात करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर एक जैसे दिखने वाले जीव मेल और फीमेल में कैसे डिवाइड हो गए? ये अगर हमें ठीक से समझना हो तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कोई टाइम ट्रेवल मशीन तो है नहीं जो कि हमें पास्ट में ले जाकर ये दिखा सके कि आखिर ये सब कैसे हुआ होगा। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास और भी ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम ये पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ होगा।
आज भी तमाम ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि प्रजनन के पुराने तौर तरीकों को अपनाए हुए हैं। उनको स्टडी करके हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह विकसित हुआ होगा। पहली नजर में हमें सेक्स एक बेहद जटिल प्रोसेस लगता है, जिसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स एंड बिहेवियर इन्वॉल्व हैं। इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि एक दूसरे में परफेक्टली फिट होने चाहिए। इसमें सेक्स सेल्स यानी स्पर्म्स एंड एग्स को बनाने वाले ऑर्गन्स हैं। इसमें यूट्रस है जहां भ्रूण विकसित होता है। इसमें स्पर्म की फ्लैजलम यानी पूंछ जैसी वो स्ट्रक्चर है जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके साथ ही मेल एंड फीमेल के शरीर में भी तमाम एनाटॉमिकल एंड बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं। इन सब जटिलताओं पर जब हम विचार करते हैं तो ये बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है कि ये सब सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए विकसित हो गया। कुछ देर के लिए हम इन सारी जटिलताओं को एक तरफ रख देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे प्रोसेस के कोर में क्या है। आखिर इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली हो क्या रहा है। तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो बेसिकली यहां पर दो हैप्लॉइड सेल्स मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि बायोलॉजी में हैप्लॉइड सेल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। सेक्स सेल्स यानी स्पर्म्स एंड एग्स वास्तव में हैप्लॉइड सेल्स ही हैं। हमारे डीएनए में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 क्रोमोसोम के जोड़ों के रूप में होते हैं। जब हमारा शरीर सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और एग्स को बनाता है तो इस दौरान 46 क्रोमोसोम्स में से रैंडमली 23 क्रोमोसोम ही उस सेक्स सेल में आते हैं। यानी वो सेल एक हैप्लॉइड सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है। जब स्पर्म का मिलन एग से होता है तो जायगोट बनता है जिसमें दोनों के 23 क्रोमोसोम मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जो कि आगे चलकर एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। कहने का मतलब है कि सेक्स के कोर में सिर्फ यही प्रोसेस है, बाकी सभी चीजें सिर्फ एक सहायक की भूमिका में है जो कि इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए समय के साथ विकसित हुई हैं। यहां पर कोई पूछ सकता है कि आखिर आप इतने दावे से ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो हमारे पास जीव जगत से तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जहां पर कि इन जटिल प्रक्रियाओं और इन अंगों की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्स का प्रोसेस बिना इस सब के भी अच्छे से पूरा हो जाता है। सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स यानी यौन अंगों की बात कर लेते हैं। क्या सेक्स के प्रोसेस के लिए यौन अंगों का होना जरूरी है और क्या उनका परफेक्टली एक दूसरे में फिट होना भी जरूरी है? ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स पर हुई रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि यहां हमें साइज में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। जहां तक सेक्सुअल प्लेजर की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि साइज डू मैटर्स और कुछ कहते हैं कि इट डजंट। पर जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, साइज कुछ एक केसेस को छोड़कर सक्सेसफुल सेक्स और प्रेगनेंसी में बाधा नहीं बनता। यहां तक कि विदाउट पेनेट्रेशन यानी सीमन के केवल फीमेल के बाहरी सेक्स ऑर्गन्स पर गिरने पर भी प्रेगनेंसी होने के तमाम मामले देखे जाते हैं। इन्हें स्प्लैश प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जीव जगत से ऐसे जीवों के तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां सेक्स के प्रोसेस में इंटरक्रॉस यानी घपाघप होता ही नहीं है। ना ही स्पर्म रिसीव करने के लिए वेजाइना और भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए किसी यूटरस की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर मेढकों में होने वाले सेक्स के प्रोसेस को देखिए। यहां कोई पेनेट्रेशन नहीं होता, यानी मेल फ्रॉग अपने सेक्स ऑर्गन को फीमेल फ्रॉग के सेक्स ऑर्गन से अटैच नहीं करता। यहां जो होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें फीमेल फ्रॉग काफी सारे एग्स निकालती है और उसी समय मेल फ्रॉग उस पर अपने स्पर्म छोड़ देता है। ज्यादातर मछलियों में भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें इंटरक्रॉस तो होता है पर भ्रूण बाहर डेवलप होता है, जैसे कि बर्ड समेत तमाम रेप्टाइल्स। यानी यूटरस की कोई जरूरत ही नहीं होती। यूटरस यानी बच्चेदानी केवल मैमल्स समेत कुछ चुनिंदा जीवों में ही पाई जाती है। इस तरह स्पर्म्स के लिए पूंछ का होना भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें मेल सेक्स सेल्स यानी स्पर्म्स खुद से गति नहीं कर सकते और वो मूवमेंट के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर करते हैं। जैसे पेड़ पौधों को ही देख लीजिए, इनमें परागण की क्रिया में कीटों का बड़ा रोल है जो कि पराग के कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कई पौधे इसके लिए हवा पर निर्भर करते हैं। इस तरह कई तरह की एल्गी इसके लिए पानी के बहाव पर निर्भर करती है। इसके साथ ही सेक्स सेल्स को बनाने वाले ऑर्गन्स यानी गोनाड्स को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। कुछ जीवों में जैसे राउंडवर्म की एक प्रजाति सी एलेगनस के गोनाड्स मात्र 41 सेल से मिलकर बने होते हैं। यही नहीं, बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिनमें सेक्स सेल्स को बनाने वाले ऑर्गन्स यानी गोनाड्स होते ही नहीं हैं। जैसे वॉल्वॉक्स एक तरह की एल्गी यानी काई की एक प्रजाति है जो कि मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाती है। इसमें कोई पहले से मौजूद प्री डिफाइंड सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, बल्कि कुछ खास तरह के सेल्स ही सेल डिवीजन के द्वारा सेक्स सेल्स को पैदा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स सेल्स का होना भी कोई जरूरी नहीं है,
पानी में पाई जाने वाली एक तरह की एल्गी जिसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे फिलामेंट एल्गी भी कहते हैं, कोई सेक्स सेल्स नहीं बनाती, बल्कि इसमें मौजूद हर सेल या तो मेल होता है या फिर फीमेल। जब दो अपोजिट सेक्स वाले सेल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो मेल सेल फीमेल में फ्यूज कर जाता है और इस तरह से सेक्स की प्रक्रिया पूरी होती है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जटिल प्रोसेस की पिक्चर बनती है, जिसमें दो डिफरेंट सेक्स वाले जीवों की मेटिंग से लेकर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट शामिल है। और हमें लगता है कि ये प्रोसेस बहुत बाद में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के बाद कभी विकसित हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी जीव का मल्टी सेल्यूलर होना भी जरूरी नहीं है और ना ही मेल फीमेल होने की ही जरूरत है। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस बिना मेल फीमेल के ही होता है। जिस ईस्ट का प्रयोग हम ब्रेड और बियर बनाने में करते हैं वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ये असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है, जिसमें दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जो कि बाद में मायोसिस के प्रोसेस से गुजरकर 4 हैप्लॉइड सेल्स को पैदा करता है, जो कि दोबारा किसी अदर सेल से फ्यूज हो सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्तमान में मौजूद सबसे सरल रूप है, इतना सरल कि इसमें वास्तव में सेल्स के मेल फीमेल होने की जरूरत भी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की खासियत नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि विकास क्रम में बहुत बाद में जाकर विकसित हुआ है, बल्कि विभिन्न रूपों में ये तब से मौजूद है जब धरती पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का राज था। वर्तमान में इसका जो जटिल रूप हमारे आज सामने है वो जरूर समय के साथ विकसित हुआ है। हालांकि हम पास्ट में जाकर तो नहीं देख सकते कि ये एग्जैक्टली किस तरह से शुरू हुआ होगा, लेकिन पीछे जो कुछ हमने जाना उससे हमें इसके विकास की एक रफ पिक्चर मिल जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा, जिस तरह ईस्ट में दो सेल्स के फ्यूज होने से यह प्रोसेस हो रहा है, ऐसा ही कुछ उस शुरुआती दौर में हुआ होगा। उस दौर में दो सेल किसी वजह से एक दूसरे में फ्यूज हुए होंगे और ऐसा करना उनके लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा होगा। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जहां रिसोर्सेज की कमी हो वहां ऐसा करके वो अपने को नष्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि कम सेल्स कम रिसोर्सेज में गुजारा कर सकते हैं। दूसरा एक फायदा यह है कि डीएनए की एक के बजाय 2 कॉपी होना डीएनए डैमेज की संभावना को कम कर देता है। तीसरा फायदा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि इससे जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ावा मिलता है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वेरिएशन नई संभावनाओं को पैदा कर सकते हैं। कुछ जीव प्रजातियों में ये आज भी देखा जा सकता है, जैसे वॉल्वॉक्स नाम की एक एल्गी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते देखी जा सकती है। इसके साथ ही कीड़ों की कुछ प्रजातियां, कई प्रजातियों की मछलियां जैसे कि हैमरहेड शार्क, जेलीफिश, रेप्टाइल्स की कुछ प्रजातियां भी विशेष परिस्थितियों में सेक्सुअली यानी बिना सेक्स के रिप्रोड्यूस करते देखी गई हैं। अब जबकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसेसेस को समझ लिया है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में मौजूद जीव अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जटिल अंगों और व्यवहार तक किन स्टेप से होते हुए पहुंचे होंगे। शुरुआत में कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कोई भी मेल फीमेल नहीं था। सिर्फ कुछ सेल्स थे जो कि एक दूसरे में फ्यूज होने की क्षमता रखते थे। उसके बाद एवोल्यूशन ने कुछ अलग अलग तरह के सेल्स को विकसित किया जो कि शुरुआती दौर में एक दूसरे से फ्यूज हो सकते थे, लेकिन समय के साथ 2 भिन्न तरह के सेल्स का फ्यूज होना एक जैसे सेल्स के फ्यूज होने की तुलना में ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हुआ, क्योंकि वो ज्यादा वेरिएशंस को बढ़ावा देते थे। धीरे धीरे 2 खास तरह के सेल विकसित हुए जो कि अपने जैसों के बजाय एक दूसरे में बेहतर ढंग से फ्यूज हो सकते थे। ये वो स्टेप है जहां से मेल फीमेल जैसे 2 टाइप विकसित हुए। ईस्ट की ही तरह शुरुआत में सामान्य सेल ही सेक्स सेल की भूमिका निभाता था, लेकिन विकास क्रम में आगे सेक्स सेल्स अलग से बनने लगे। समय के साथ इनका उत्पादन करने का जिम्मा कुछ खास अंगों ने ले लिया, जिसका फायदा यह हुआ कि अब इनका प्रोडक्शन तेजी से किया जा सकता था। जो जीव जितनी ज्यादा मात्रा में इनका प्रोडक्शन कर सकता था, उसका वंश आगे बढ़ने की संभावना भी ज्यादा थी। पहले ये सेक्स सेल्स अपने साथी से मिलने के लिए नेचर के रहमो करम पर थे, लेकिन फ्लैजेलम के विकसित होने के बाद अब इनमें अपने लक्ष्य तक खुद को प्रोपेल करने की क्षमता हासिल हो गई। हालांकि अभी भी किसी साथी से मिलने में एक समस्या थी। जिस समय ये साथी की तलाश में अपने घर से निकलते थे, उस समय कोई साथी सेल आसपास मौजूद है या नहीं, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके समाधान के लिए ही जीवों में सेक्सुअल बिहेवियर विकसित हुआ। पहले सेक्स सेल्स को छोड़ने के लिए विभिन्न तरह के स्टिमुलेशन जिम्मेदार थे, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अहम भूमिका थी।
वातावरण में आया कोई बदलाव कुछ खास प्रजाति के जीवों को एक साथ सेक्स सेल्स का उत्पादन और उन्हें वातावरण में छोड़ने के लिए प्रेरित करता था। पेड़ पौधों में आज भी इस व्यवहार को देखा जा सकता है। धीरे धीरे कुछ जीवों में एक व्यवहार और विकसित हुआ जिसमें वातावरण पर निर्भर रहने के बजाय दो अपोजिट सेक्स वाले जीव सेक्स सेल्स को छोड़ने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते थे और वो एक साथ अपने सेक्स सेल्स को छोड़ते थे। ऐसा करना रिप्रोडक्शन के रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। ज्यादातर मछलियों और मेंढकों में इस व्यवहार को देखा जा सकता है। सेक्सुअल प्लेजर यानी यौन सुख का विकास यहां से हुआ। सेक्सुअल प्लेजर असल में कुछ और नहीं बल्कि विकास क्रम के दौरान विकसित हुआ एक स्टिमुलेशन है जो कि दो अपोजिट सेक्स वाले जीवों को वो सब करने के लिए प्रेरित करता है जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो सके। सेक्स सेल्स को फर्टिलाइज होने के लिए खुले में छोड़ने के बजाय उन्हें भीतर ही फर्टिलाइज करना ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता था। इसी के चलते बाद में कुछ जीवों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन का विकास हुआ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ने सेक्स ऑर्गन्स के विकास में अहम भूमिका निभाई। जो ऑर्गन्स आपस में बेहतर ढंग से फिट हो सकते थे वो ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते थे, लिहाजा उनके आगे की पीढ़ियों में जाने की संभावना भी ज्यादा थी। इसी तरह भ्रूण को विकसित होने के लिए खुले में अपने रहमो कर्म पर छोड़ने के बजाय उसे भीतर ही विकसित होने देना चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। लिहाजा जो जीव फर्टिलाइजेशन के बाद अपने अंडों को ज्यादा समय तक भीतर रख सकते थे उनके वंश के आगे बढ़ने की संभावना भी ज्यादा थी। गर्भाशय का विकास इसी कारण के चलते हुआ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा जटिल दिखने वाला प्रोसेस किस तरह विकास क्रम में स्टेप बाय स्टेप आज अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा। वर्तमान में कोई चीज जो हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है और हम सोचने लगते हैं कि ये जस्ट नेचर के फिजिकल लॉज के जरिए विकसित नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम उसकी जटिलता को विकास के बेहद लंबे समय के दौरान हुए छोटे छोटे बदलावों में तोड़कर देखें तो उसका होना असंभव नहीं लगता। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। अगर इसको लेकर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगली किसी वीडियो में आपके सवालों का जवाब आपको दे सकूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर UPI के जरिए भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।